वो भी क्या दिन थे, ऐसा हर स्टॉक ब्रोकर 2020 से 2024 के पीरियड को देख के आज भी कहता है। लेकिन जब हम सभी को पता है कि जब कोविड आया तो अचानक रिटेल पार्टिसिपेशन को एक बूम मिला। लेकिन आपको बता दूं कि कोविड से पहले भी एक ऐसी चीज हुई जिससे ये एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट हुई। उसके बारे में भी मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। और सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ा, ऑप्शंस ट्रेडर्स की संख्या बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ने लगी। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में रिटेलर्स ने तो कुछ भी पैसा नहीं कमाया, लेकिन ब्रोकर्स ने जम के पैसा कमाया। और ऐसा वैसा नहीं, हजारों करोड़ रुपए पैसे इन्होंने कमाए। प्रॉफिट इतना ज्यादा था कि बाकी सारी कंपनीज भी इसी प्रॉफिट का एक पार्ट लेने में टूट पड़ी। यूपीआई एप्स वो भी अपना स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस लॉन्च करने लगी। लोन बिजनेसेस वो भी स्टॉक ब्रोकिंग में आने लगे। और इनफैक्ट ऐसे कई सारे बिजनेसेस जिनका फाइनेंस से कुछ लेना देना भी नहीं हो, वो भी अपना स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने लगे। और हुआ क्या, इस इंडस्ट्री को नजर लग गई। सेबी के कुछ नए रूल्स आए जिसके चलते इस पूरी इंडस्ट्री के ही बुरे दिन शुरू हुए। और ऐसे वैसे नहीं, ऐसा इंपैक्ट पड़ा कि एंजल वन जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, उसका प्रॉफिट 60% से गिर गया। जीरोधा के नितिन कामत ने भी कहा है कि गुड डेज आर ओवर और आगे स्टॉक ब्रोकिंग का टफ टाइम शुरू होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री अब वैसी नहीं रही जैसे पहली थी, क्या प्रॉब्लम्स है इस इंडस्ट्री के, और उन प्रॉब्लम्स का इंडस्ट्री के जो भी प्लेयर्स हैं उन पर क्या इंपैक्ट हो रहा है। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या फ्यूचर में ये स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री इन प्रॉब्लम से उभर पाएगी? बड़ा सवाल है। और इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में मिल जाएंगे। तो यहाँ से आगे ब्रोकिंग इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जाएगी, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक क्विक रिक्वेस्ट है कि जरूर चेक कीजिए कि नीचे का सब्सक्राइब बटन आपने दबाया है या नहीं है। नहीं दबाया तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस हम लगातार लेकर आते हैं आपके लिए। और साथ ही उसके बाजू का ज्वाइन बटन भी जरूर चेकआउट कीजिए, जहां पर हम एक प्रीमियम कम्युनिटी बना रहे हैं जिनके साथ हम हमारी वेल्थ रिसर्च, इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स, हमारा स्टॉक ऑफ द मंथ और पोर्टफोलियो रिवील, ऐसी कई सारी चीजें शेयर करते हैं। बहुत अच्छा फीडबैक हमें वहां पर मिल रहा है, तो उसे भी जरूर चेकआउट कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, पूरे इंडिया में रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक ब्रोकिंग में बढ़ा है, यानी स्टॉक मार्केट में बढ़ा है, तो उसका क्रेडिट जो है वो दो चीजों को बहुत जाता है। आप मानो या ना मानो, तो 2010 वो टाइम पीरियड था जहां से पहली चेंज की शुरुआत हुई और दूसरा चेंज आया 2017 में। दोनों के बारे में मैं बात करता हूँ। 2010 से पहले क्या होता था कि जो भी ब्रोकर्स है, एक तो मतलब अगर हम साल 2000 के पहले की बात करें, तब तो सारा फिजिकली हुआ करता था। इस तरह का सर्टिफिकेट आपको दिखता था। फ्लोर पर ब्रोकर्स के जॉबर्स जाते थे और ठीक है, वही ऑफलाइन मोड में फ्लोर ट्रेडिंग होती थी और वहीं से सारी बाइंग सेलिंग होती थी। फिर सीडीएसएल आया 1999 में और उसके बाद ये चीज़ें ऑनलाइन होने लगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो थी कि जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी उस पर ब्रोकरेज लगता था। जितनी ज़्यादा अमाउंट उतना ज़्यादा ब्रोकरेज, जैसे कि 0.5%, 0.7% फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और इससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी कि यार बहुत सारा पैसा ब्रोकरेज में ही जा रहा है। फिर आया 2010, जहां पर जीरोधा आया, अपस्टॉक्स आए, और इन प्लेयर्स ने क्या किया, डिस्काउंट ब्रोकिंग में आना शुरू किया। डिस्काउंट ब्रोकिंग में आने के बाद इन्होंने फ्लैट फी का कंसेप्ट लाया इंडिया में, जहां पर फ्लैट 20 रुपीज आपसे चार्ज करने लगे, फिर चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी भी हो। लेकिन ये जो डिस्काउंट चार्जेस आए, इससे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि क्या है कि उस जमाने में सारी जो केवाईसी होती थी वो ऑफलाइन प्रोसेस में होती थी। अगर आपने भी अपना डीमैट अकाउंट 2010 से 2015-16 के बीच में खोला है, तो आपने भी देखा होगा कि डिस्काउंट ब्रोकर्स कॉल करते थे, आपको बोलते थे कि डॉक्यूमेंट्स उनके ऑफिस में भेजने हैं। ट्रस्ट फैक्टर था, बहुत सारे इश्यूज थे, और कौन भेजेगा इतने डॉक्यूमेंट्स इतने दूर। तो अकाउंट्स उनके कुछ खास खुल नहीं रहे थे। लेकिन फिर आया एक इनका बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, और मुझे लगता है इस टर्निंग पॉइंट ने इंडिया में जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो बहुत बड़ी मात्रा में बदल दिया और पूरा गेम ही चेंज हो गया। वो है 2017 का ई केवाईसी से क्या हुआ कि जो भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनके साथ लोग ऑनलाइन ही डीमैट अकाउंट खोलने लगे, उनके ऐप पर, उनकी वेबसाइट पर, जिससे पूरी ये जो ऑफलाइन का झंझट था, डॉक्यूमेंट्स भेजो, ये सब हट गया और एक ईजी प्रोसेस शुरू हो गई। ईजी एक्सेस की वजह से ज़्यादा लोग, अब सस्ते में तो लोगों को मिल रहा था 20 रुपीज़ फ्लैट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिस्काउंट ब्रोकिंग की तरफ जाने लगे। और जहाँ से ब्रोकिंग इंडस्ट्री की असली ग्रोथ शुरू हुई। अगर आप जीरोधा ले लो, अपस्टॉक्स ले लो, कोई भी प्लेयर ले लो, अगर आप देखेंगे इनका मेन टर्निंग पॉइंट, इनके मेन जो अचानक से हाई ग्रोथ इनकी शुरू हुई, तो 2017 वाज द ईयर। और फिर 2017 खत्म नहीं होता है तो आगे आपका 2020 और फिर आपका आ गया कोविड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करना चाहता हूँ। कहना चाहूंगा कि काफी डिमांड के बाद वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहोर्ट का एडमिशन वी हैव एक्सटेंडेड बाय 24 आवर्स। इन 24 आवर्स के बाद एडमिशन विल बी क्लोज। अगर मैं प्रोग्राम के हाइलाइट्स की बात करूं तो ये 12 वीक लॉन्ग ऑनलाइन प्रोग्राम है जो वीकेंड्स में कंडक्ट होगा, ताकि प्रोफेशनल भी बड़े आसानी से इसे अटेंड कर पाए। इस कोहोर्ट में आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के वो 7 स्ट्रेटेजी सिखाई जाएगी जिसकी मदद से आप वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स को ढूंढना सीख जाएंगे। तीसरी चीज, ये प्रोग्राम केस स्टडी बेस्ड लर्निंग अप्रोच फॉलो करता है, यानी कि 100% प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पर आपको बताई जाती है जिसे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। प्लस लाइव Q&A सेशंस यहाँ पर होंगे जहाँ पर आप अपनी डाउट्स मुझे और बाकी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो पहला सवाल ये है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहोर्ट किन के लिए है।
तो मैं बता दूं, एस्पायरिंग इन्वेस्टर्स जो जेन्युइनली अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोग्राम बनाया गया है। साथ ही ये फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए भी काफी वैल्यूएबल है, स्पेशली दोज जिन्हें इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर इन जैसी चीजों में अपना करियर बनाना है। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि आप फाइनेंस बैकग्राउंड से ही हो, अगर आप इंजीनियरिंग या आर्ट बैकग्राउंड से भी हैं तो भी कोई बात नहीं, आप बेझिझक इस कोहॉर्ट के लिए एनरोल कर सकते हो। तो अगर आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को लेकर सीरियस हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके मेरा 40 मिनट का काउंसलिंग सेशन ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैंने डिटेल में इस कोहॉर्ट की सारी जानकारी आपको दी है, प्लस वहां पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो। तो अगर आप आने वाले 3 महीनों में अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया फॉर्म फिल कीजिए, जिसके बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपको काउंसलिंग सेशन की लिंक प्रोवाइड करेगी। सो सी यू इन द सेशन। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोविड में बहुत सारे लोगों के पास खाली टाइम था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना F&O किया जाए। तो जो F&O मार्केट 2019 में 217 लाख करोड़ का था, वो 2024 में बन जाता है 8,740 लाख करोड़। ये कितने जीरो और कितना बड़ा नंबर है आप ही देख लो। शॉर्ट में बताओ तो 5 साल में 40 गुना ये बढ़ गया। ये ग्रोथ इतनी एक्सपोनेंशियल थी कि इनफैक्ट ग्लोबल डेरिवेटिव मार्केट में हमारा जो इंडिया का मार्केट शेयर चला गया वो 61% का हो गया, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो था वो 38-39% पर आ गया। इतना ये क्रेजी टाइम था। तो आप समझ सकते हो कि कितनी जबरदस्त ग्रोथ थी। और इतना ही नहीं, इसी बीच 2019 में और ऊपर से तो वीकली ऑप्शंस भी चालू हो गए थे। NSE Feb 2019 क्रिएटेड डेली एक्सपायरीज अक्रॉस डिफरेंट इंडाइसेस, जैसे कि मंडे को बैंक निफ्टी एक्सपायर होगा, ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी BSE पर, फिर वेंसडे को, और फिर आप देख सकते हो स्क्रीन पर कॉन्ट्रैक्ट साइज भी इन्होंने बहुत छोटा कर दिया था। तो जो छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स थे वो भी F&O में आने लगे। तो इस चीज का मुझे आप बताइए सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? स्टॉक ब्रोकर्स को। छप्पर फाड़ के इन्होंने प्रॉफिट कमाए। जैसे कि जीरोधा का फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो सिर्फ प्रॉफिट है वो 4,700 करोड़ का है, विथ मोर देन 50% प्रॉफिट मार्जिन। उसके पहले साल इन्होंने 3,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जिसका 70% हिस्सा इनका सिर्फ आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से। अगर एंजल वन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका नेट प्रॉफिट था 1126 करोड़ का, जो कि 2019 में सिर्फ 80 करोड़ था। तो 80 करोड़ से 1100-1200 करोड़ सिर्फ 5 साल में। अपस्टॉक्स और बाकी स्टॉक ब्रोकर्स की कहानी देखें तो वो भी सेम ही थी, यानी मोटा मोटी सारी डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनीज यहाँ पर प्रॉफिट कमा रही थी। अब आपको लग रहा होगा कि स्टॉक ब्रोकर्स सबसे बड़े विनर थे F&O बूम के। अगर आप ऐसा सोच रहे तो आप गलत हो, क्योंकि ऐसे 2 प्लेयर्स मार्केट में थे जो स्टॉक ब्रोकर से भी ज्यादा पैसा कमा रहे थे। ठीक है, वो रिटेल ट्रेडर्स नहीं थे, चिंता मत कीजिए। वो कौन थे? तो उसमें से पहला था भारत सरकार। सिर्फ STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की मैं बात करूं तो पिछले 1 साल में इन्होंने STT से 53,000 करोड़ रुपीस कमाए। अब इसके आगे ब्रोकर का प्रॉफिट भी कुछ नहीं है। और ये तो सिर्फ एक चार्ज हो गया। वहीं पर कैपिटल गेन की बात करें तो वो अराउंड 99,000 करोड़ था इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो अगर स्टैम्प ड्यूटी और बाकी चार्जेस और भी बाकी ही है तो इन सबको अगर मिलाया जाए टोटल तो 2-2.5 लाख करोड़ रुपीस सिर्फ 1 साल में भारत सरकार कमाता है फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन द स्टॉक मार्केट। अब मैंने आपको कहा था 2 ऐसी एंटिटीज है जो ब्रोकर से भी ज्यादा पैसा कमाती है। एक तो भारत सरकार है, फिर दूसरे कौन है ये? तो ये है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। जैसे कि रिसेंट एग्जांपल ये आपने देखा जेन स्ट्रीट का। ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 61,000 करोड़ का। तो मोटा मोटी अगर आपको आसान करके बताओ तो इंडियन ऑप्शंस ट्रेडिंग में जितना भी प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर में कमाया गया उसका 90% से ज्यादा प्रॉफिट सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने कमाया है। सिर्फ इन्होंने कमाया है। जैसे एनर्जी का होता है ना, एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म होती है, तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। रिटेल ट्रेडर का पैसा यहाँ पर सीधा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास जा रहा है। दैट इज व्हाट F&O इन शॉर्ट इन इंडिया। और इसमें पर्टिकुलरली जेन स्ट्रीट की मैं बात करूँ तो पिछले 2 सालों में इन्होंने 44,000 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट कमाया है। 44,000 करोड़ रुपीज, यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट ब्रोकर्स ने पैसा कमाया, भारत सरकार ने पैसा कमाया, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने भी पैसा कमाया, और सिर्फ एक जन ने यहाँ पर पैसा नहीं कमाया, और वो आप जानते हैं कौन है? रिटेल इन्वेस्टर्स। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करूं तो F&O ट्रेडर्स मेड मोर देन 1 लाख करोड़ का लॉस। हार्डली 7 to 8% वेर इन प्रॉफिट, लेकिन टैक्सेस, ब्रोकरेज चार्जेस ये सारे हटा दे तो हार्डली 1 से 2% लोग ही जिन्होंने रिटेल ट्रेडर्स ने पैसा कमाया। अब आपको समझ में आया ही होगा कि जो मोर देन 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा गवा रहे हैं वो पैसा किसके पास जा रहा है। लेकिन जैसे इस पर रिसर्च शुरू हुई, सेबी की रिपोर्ट आई, एक मांग शुरू हुई कि ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगाम लगनी चाहिए। सेबी ने लगातार ये हिंट देना शुरू किया कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग के खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाने वाले हैं, और फाइनली लास्ट ईयर में उन्होंने उन चेंजेस को लाना शुरू किया। जैसे कि आप इस टेबल पर यहाँ पर देख सकते हो, अगर जीरोधा की बात करें तो 70% रेवेन्यू F&O से आ रहा है, एंजल वन का 84% आ रहा है, अपस्टॉक्स का 75% आ रहा है। और हुआ ये कि जैसे ही सेबी ने कई सारे मेजर्स लाए, जैसे कि वीकली एक्सपायरी हर इंडेक्स पर अलाउ नहीं होगा, अब हर एक्सचेंज पे सिर्फ एक बेंचमार्क इंडेक्स पर ही वीकली एक्सपायरी होगी। अब जैसे ये चीजें आने लगी, ब्रोकर्स ने अपोज तो किया,
लेकिन चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं थी। और जैसे ही नवंबर में ये चीज़ें अप्लाई होना शुरू हुई, वैसे-वैसे रिटेल पार्टिसिपेशन जो है एफ&ओ मार्केट में वो कम होने लगा। कितना कम? तो 20% से तुरंत कम हो गया। डीमैट अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो लगभग पिछले 2 साल के लोएस्ट लेवल पर वो फिलहाल है। और फाइनेंशियल्स की बात करें स्टॉक ब्रोकर्स के, तो एंजल वन का प्रॉफिट 60% से गिर गया है, क्योंकि मेजॉरिटी बिज़नेस आपका एफ&ओ से ही आ रहा है। ज़ीरोधा के मिस्टर नितिन कामत ने कहा है कि दे आर एक्सपेक्टिंग 20% फॉल इन बिज़नेस, और बाकी जो ब्रोकर्स हैं उनके भी हाल सेम ही है। अब बात करते हैं फ्यूचर की कि क्या ब्रोकिंग का बिज़नेस खत्म हो गया है? देखिए, एक चीज़ होती है वैल्यू माइग्रेशन, और दूसरी चीज़ होती है कि कई सारी चीज़ों का एक टाइम होता है। तो अब जो गया टाइम वो तो वापस नहीं आने वाला, लेकिन बिज़नेसेस को हमेशा इवॉल्व होना पड़ता है। हमेशा सेम चीज़ 5 साल, 6 साल बेनिफिट मिला, ये ऐसा 50 साल, 100 साल नहीं होता है। बिकॉज़ इतनी फ़ास्ट चीज़ें चेंज हो रही है कि कंपनीज़ को भी उस हिसाब से बदलना पड़ता है। अब एक हाइपर ग्रोथ का इनका एरा तो खत्म हो गया, अब वैसी ग्रोथ तो होगी नहीं, लेकिन नॉर्मल ग्रोथ के लिए अब इनके पास जो चारा है, वो यही है कि डाइवर्सिफ़िकेशन। इसलिए अब अगर आप देखेंगे, तो एंजल वन ने अपना सुपर ऐप फ़ॉर्मूला लॉन्च किया है, जहाँ पर दे आर ऑफरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वगैरह-वगैरह। आप देखेंगे रिसेंटली एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी अगर आपने, तो ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, इन सारी कंपनीज़ ने अपना म्यूचुअल फंड लाइसेंस ले लिया है और अपने म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करना भी शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ ये सारे लोग धीरे-धीरे वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ भी जाने लगे हैं। इसका एक प्राइम केस स्टडी अगर देखा जाए तो वो है मोतीलाल ओसवाल, जो स्टॉक ब्रोकिंग में तो है, लेकिन ब्रोकिंग बिज़नेस पर उनकी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, बिकॉज़ उनका मेन रेवेन्यू आता है उनके वेल्थ मैनेजमेंट बिज़नेस से। उससे उनका एसेट मैनेजमेंट है, उसके बाद उनका पीएमएस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज़ वगैरह-वगैरह। तो उस स्पेस में अब बाकी प्लेयर्स जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि क्लियरली विजिबल भी है, और धीरे-धीरे अपना जो डिपेंडेंस है एफ&ओ पर, वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सेबी अभी यहीं पर रुकी नहीं है। सेबी का कहना है कि हम और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ला सकते हैं, ताकि एफ&ओ को हम और कम करें। अगर वो रेगुलेशन आते हैं, तो हालत और टाइट हो जाएगी। उससे पहले ब्रोकर्स फटाफट डाइवर्सिफ़ाई करने पर लगे हैं। इनफैक्ट ज़ीरोधा ऑल्सो स्टार्टेड एनबीएफसी, और स्मॉल केस के साथ उन्होंने एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी लॉन्च की है, जिसमें उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 18 महीने में ही 6400 करोड़ पर चला गया है। साथ ही कई सारे ब्रोकर्स अब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आपको ऑफर कर रही है एमटीएफ, ताकि जो कम लोग मार्केट में बचे हैं, वो उन मार्जिन का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म्स का बन पाए। इसके अलावा काफ़ी सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टिंग को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगेन वहाँ पर भी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से आगे एक बड़ी वेव तब आएगी, जब इंडियन ब्रोकर आपको ओवरऑल वर्ल्ड के सारे मार्केट्स में इजीली इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। उसमें ऑफ कोर्स रेगुलेटर का भी काफ़ी बड़ा रोल है, वो कब आएगा, क्या आएगा, नोबडी नोज़। तो वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अगर ऐसा कुछ जल्दी नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि 1-2 साल का टाइम पीरियड रिकवर करने में ही स्टॉक ब्रोकर्स को लगने वाला है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इतना फास्ट नहीं होता है। अचानक से आपका मेन रेवेन्यू खराब हो गया, दूसरे तुरंत शुरू नहीं होंगे, तो उन्हें स्टेबल करने में, एक्सपांड करने में टाइम लगेगा। तो आने वाले 1-2 सालों में स्टॉक ब्रोकिंग बिज़नेस में आपको ढीला-ढाला ही टाइम दिखेगा। लेकिन किस तरह से वो डाइवर्सिफाई करते फास्ट, उस पर उनकी फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड करेगी। और जाते-जाते हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए। ये एक वंस इन अ लाइफटाइम अपॉर्चुनिटी है वैल्यू इन्वेस्टिंग में मास्टर बनने की। बस 24 आवर्स बाकी है, सो डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी एट एनी कॉस्ट। सो सी यू इन द सेशन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। चलो बाय बाय, टेक केयर।